Hello guys, welcome back to the another series of the DNA block. Today we will cover the F block part. आज हम लोग F block कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई। पहले के सीरीज़ में आपने सीरीज़ नहीं बोलूँगा, पहले का वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग ने डी ब्लॉक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। डी ब्लॉक कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग करेंगे कि एफ ब्लॉक मतलब इनर ट्रांजिशन मेटल्स। डी ब्लॉक का पूरा एनसीईआरटी को मैंने डिकोड कर दिया था, पूरा एनसीईआरटी से लाइन उठा के उसको नोट्स बना के आप लोगों के सामने पेश किया था। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरह से आप लोगों को समझाया था एंड एनसीईआरटी के जो ग्राफ्स है उससे भी रिलेट किए थे आप, ठीक है। तो एफ ब्लॉक बहुत ही छोटा चैप्टर है, छोटा मतलब डीएनए ब्लॉक तो एक ही चैप्टर है, बट जो एफ ब्लॉक का जो पार्ट है एक्चुअली वो बहुत ही छोटा है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। बस मतलब लैंथेनॉइड सीरीज़ है और एक्टिनॉइड सीरीज़ है, इन दोनों के बारे में कुछ आयनिक साइजेस, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यही सब पढ़ना है एक्चुअली, ठीक है। और लास्ट में इन दोनों लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के जो कॉम्परेशंस है वो पढ़ेंगे, क्या क्या यूज़ होता है, एप्लीकेशंस होता है, ये पढ़ के चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आप लोगों को बहुत ही कम समय में ये एफ ब्लॉक पार्ट है पूरा अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा। पहले वाले वीडियो में मैंने लैंडस्केप करके वीडियो किया था, बट कॉपी को पोर्ट्रेट रखा, इसलिए शायद आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं आज कॉपी को भी लैंडस्केप में हॉराइजॉन्टली रखा हूँ। देखते क्या होता है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ ज़रा नोट्स भी फॉलो कर ले। वीडियो देखते देखते देख लेंगे पहले, मतलब कहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ वो देख लीजिए, फिर आप लोग नोट्स को फॉलो कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कॉपी में तो नोट्स बना ही रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों से मतलब जो पीडीएफ होते हैं एनसीईआरटी के, जो पीडीएफ्स होते हैं उनमें से हाईलाइट करके आप लोगों को पढ़ाऊँगा। और कॉपी में जो चीज़ मुझको लिख के बताना पड़ेगा, मैं वो कॉपी में अलग से वीडियो बना के एक साथ एनसीईआरटी में जो हाईलाइट करूँगा, जहाँ पर बोलना कर मतलब कुछ समझाना पड़ेगा, वो कॉपी का में लिख के जो वीडियो बना के वो उसमें ऐड करके एकदम कंपाइल्ड वीडियो बना के आपको दूंगा। इससे शायद मतलब जो वर्किंग है मतलब आप लोगों को तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा ना बोल के आज हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। इनर ट्रांजिशन मेटल्स को ही हम लोग ए ब्लॉक कहते हैं। ए ब्लॉक में अगर आप देखें चैप्टर को ध्यान से, अगर पहले मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा आप लोग ज़रूर पहले एनसीईआरटी मेरे वीडियोस देखें और एनसीईआरटी देखें, ठीक है। दोनों को एक साथ कीजिए, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको एनसीईआरटी के साथ रिलेट कीजिए, एनसीईआरटी के साथ रिलेट कीजिए। देखना एक एक पॉइंट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। या अगर इधर में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो आप लोग एनसीईआरटी में लिखेंगे, मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर सबसे पहले ये बता दूँ कि एफ ब्लॉक जो है एफ ब्लॉक में क्या है, एफ ब्लॉक में क्या है, दो सीरीज़ है, टू सीरीज़ है, ठीक है। एफ ब्लॉक में दो सीरीज़ है, क्या क्या है, लैंथेनॉइड है जो 4F सीरीज़ है। लैंथेनॉइड क्या है, लैंथेनॉइड है 4F सीरीज़, ठीक है। लैंथेनॉइड है 4F सीरीज़, लैंथेनॉइड 4F सीरीज़ है, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक है, ठीक है ना। उसके बाद आता है मतलब ये लैंथेनॉइड जो सीरीज़ है ये कौन से ग्रुप में आते हैं और कौन से पीरियड में आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको क्वेश्चंस में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे नीट जेई देख लो, इनमें आ जाते हैं कई बार। नीट में तो आई है, नीट में बहुत बार आया है, मतलब कई बार आया कि कौन से ग्रुप में लैंथेनॉइड सीरीज़ का पीरियड बताओ, क्योंकि ग्रुप तो एक्टिनॉइड और लैंथेनॉइड दोनों के ही सेम है, ग्रुप एक्टिनॉइड और लैंथेनॉइड दोनों के सेम है, इसीलिए ज़्यादातर पीरियड पूछा जाता है। इन दोनों के पीरियड ज़रा देख लीजिए, पीरियड 6 में है, लैंथेनॉइड जो है ना वो पीरियड 6 में है। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें कि जो एक्टिनॉइड्स है ये पीरियड 7 में है, ठीक है, पीरियड 7 में है। तो इन दोनों के बारे में, ए ब्लॉक के बारे में सिर्फ यही बोलना था। अभी आ जाते हैं कि लैंथेनॉइड सीरीज़ में। अब इस दो सीरीज़ जो है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड
चलिए शुरू करते हैं, लैंथेनॉइड सीरीज़ के अंदर आ जाते हैं। लैंथेनॉइड सीरीज़, ठीक है। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, एक्टिनॉइड जो है वो 5f सीरीज़ है, मतलब इलेक्ट्रॉन 5f में जाते हैं। तो लैंथेनॉइड सीरीज़ में आते हैं तो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है देख लीजिए। जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो ये है भाई। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4f 1 से 14, ये f टू द पावर n होता है, 4fn एक्चुअली, जहाँ पर ये n का वैल्यू जो है यहाँ पर दिया गया है 1 to 14, 5d 0 से 1 तक होता है और 6s2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो nth शेल को क्या बोलते हैं, nth शेल को कहते हैं वैलेंस शेल, ठीक है। nth शेल को कहते हैं वैलेंस शेल, n-1 शेल को कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, ठीक है, पेनल्टीमेट। n-1 शेल को कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, n-2 शेल को कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। ये जस्ट कुछ आपको याद नहीं रखना है वैसे, बस जान लो, ठीक है, जान लो। ये सब आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है और कोई बुक में नहीं मिलेगा, बस जान लो ऐसे, ये आपको क्वेश्चन से यहाँ से नहीं आएंगे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं एटॉमिक एंड आयोनिक साइज के बारे में, ठीक है, एटॉमिक एंड आयोनिक साइज के बारे में। तो जैसे आप लोग ने देखा था कि डी ब्लॉक में मैंने पढ़ाया था कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। वो लैंथेनॉइड तो कॉन्ट्रैक्शन के बारे में वहाँ पर जो बोला गया था कि एक टाइम के बाद 4d के बाद 5d जब भी आता है तो 5d और 4d का जो एटॉमिक रेडियस है वो मतलब साइज़ जो है वो मतलब सिमिलर हो जाता है बहुत ही। वो क्यों होता है, क्योंकि एफ का पोर शील्डिंग इफेक्ट होता है। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है, क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो नाम आया ऑब्वियसली लैंथेनॉइड के लिए ही आया होगा वहाँ पर। तो देखते हैं, आ जाओ देखते हैं तो क्या होता है मेनली। जैसे स्क्रीनिंग ऑर्डर आपको फिर से दिखा देते हैं। स्क्रीनिंग ऑर्डर एस का कम होता है, सॉरी एस का सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग ऑर्डर होता है, उसके बाद पी, उसके बाद डी, एफ। डी और एफ का बहुत ही पोर शील्डिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, बहुत ही पोर शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो एफ ऑर्बिटल्स आर वेरी पोर शील्डिंग इफेक्ट, दस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज। तो जैसे मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को, इसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। फिर आता है पी, फिर डी, फिर एफ, ठीक है। एफ का सबसे पोर शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो जब मतलब हम लोग देखें कि लास्ट में लैंथेनॉइड में क्या होता है, 4f में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा, और इसीलिए जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है। इसी को कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक ग्राफ देखो, एनसीईआरटी में ग्राफ दिया गया है। ये ग्राफ देखो कि लैंथेनम से, ठीक है, लैंथेनम से ल्यूटेटियम तक, लैंथेनम से ल्यूटेटियम तक जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे देखो एटॉमिक साइज़ या आयनिक साइज़ जो भी बोलो, आयनिक साइज़ तो ऊपर की तरफ है ना, तो देखो ये ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। आपको ये समझ में आ गया बिल्कुल? तो देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्यों होता है? क्योंकि एफ का पोरेस शील्डिंग इफेक्ट होता है। एफ का क्या होता है? एफ का पोरेस शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। एफ का पोरेस शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, सो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसके लिए साइज डिक्रीज कर जाएगा। अभी आते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये बहुत ही समझने वाली बात है यहाँ पर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है ये पार्ट, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, मोस्ट कॉमन, ये देखो भाई,
मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +3, ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +3। यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिया है कि +3 दिया गया है, ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बोला गया है। बट ये क्या होता है, ओकेशनली ये +2 या +4 भी दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि +2 और +4 कौन कौन से एलिमेंट्स दिखाते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। +2 और +4 जनरली आप लोग देख सकते हैं कि सीरियम के लिए, ठीक है, सीरियम के लिए होता है। सीरियम का +4 में क्या होगा, ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा ना, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा। लेकिन सीरियम भी सीरियम का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वो भी क्या चाहता है कि वो +3 में रहे। क्यों होता है, ये इसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो एनसीईआरटी में आपको दिया गया है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है, E0 का वैल्यू, वो +1.74 दिया गया है। आप अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको पता होगा कि E0 का वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा होता है तो डेल्टा G0 का वैल्यू 0 से कम होता है। ये कम होने का मतलब क्या है, ये देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक बार देखो। E0 का वैल्यू अगर 0 से कम हो और इसके लिए E0 का वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, इसके लिए G0 का वैल्यू 0 से कम हो जाता है। और जो रिएक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, रिएक्शन जो होता है वो हो जाता है स्पॉन्टेनियस, ठीक है, वो हो जाता है स्पॉन्टेनियस। इस और जो वैल्यू है E0 का वो सीरियम के लिए मतलब +4 से +3 में जो जा रहा है वो क्या हो रहा है, उसका वैल्यू +1.74 है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस होगा। तो रिएक्शन क्या कर रहा है, स्टेबल होना चाहता है। इसीलिए जो +3 है सीरियम का जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। हालांकि +4 में वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करके ज़्यादा स्टेबल रहना, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब स्टेबिलिटी गेन करता है, लेकिन फिर भी वो अपने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में रहना चाहता है, क्योंकि वो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 से ज़्यादा होता है और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करेगा, इसीलिए। और यहाँ पर ये देखो ये +4 से +3 जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, ये रिड्यूस सीरियम तो रिड्यूस हो रहा है ना, +4 से +3 जा रहा है, इसका मतलब क्या, सीरियम रिड्यूस हो रहा है ना। देखो ये देखो ये चीज़ देखो ध्यान से देखो कि सपोज ये देखो सपोज सीरियम का जो है वो क्या होता है, सीरियम के लिए सीरियम +4 से कहाँ जा रहा है, सीरियम +3 में जा रहा है ना, सीरियम +4 से सीरियम +3 जा रहा है, ठीक है, +4 से +3 जा रहा है। इसका मतलब क्या, सीरियम का तो रिडक्शन हो रहा है ना, तो इसका मतलब कि सीरियम एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस होके दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा, इट reduces from +4 to +3, thus it will act as a oxidizing agent, ठीक है, it will act as a oxidizing agent, खुद रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें जो EU2+ है, EU2+ मतलब यूरोपियम का जो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो क्या होता है, ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये देखो EU2+ का रिएक्शन, EU2+ से U3+ जो उसका कॉमन ऑक्सीडाइजेशन स्टेट होता है,
U2+ से U3+ जाता है, सो इट गेट्स ऑक्सीडाइज एंड विल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये रिएक्शन आपको देखना पड़ेगा। प्लस से 3+ जा रहा है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजेशन स्टेट है। अभी देखो कुछ नोट की बात लिखो, ये साइड में लिख लेना। जो लैंथेनॉइड्स होते हैं वो सारे नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब लैंथेनॉइड्स जनरली रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है प्रोमेथियम, सिर्फ एक एलिमेंट है प्रोमेथियम जो कि रेडियो एक्टिव है। एक एलिमेंट सिर्फ प्रोमेथियम, लैंथेनॉइड सीरीज में सिर्फ एक एलिमेंट है जिसका नाम है प्रोमेथियम, वो है क्या, रेडियो एक्टिव है। और सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक जो एलिमेंट है वो है नियोडिमियम। ठीक है, आपने नियोडिमियम मैग्नेट के बारे में सुना होगा, यही नियोडिमियम एलिमेंट है, इससे वो मैग्नेट बनाया जाता है। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बहुत ही हाई होता है, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, और एक और बात, गैडोलिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। गैडोलिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देख लो। इनका जो हार्डनेस है, जब बेसिक, क्योंकि मेटल्स होते हैं, इनका हार्डनेस इंक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, इतना कुछ पढ़ने का बात नहीं है, जस्ट सुन लो। लैंथेनॉइड 3+ जो है ना, लैंथेनॉइड 3, उससे पहले ये देख लो, ऑल द ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड्स। ठीक है, ऑल नहीं बोलूँगा, ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड्स जो होते हैं, ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड्स। ठीक है, ट्राइवेलेंट, ये टर्म देख लो। ट्राइवेलेंट मतलब लैंथेनॉइड्स जो है वो कलर्ड होता है, जनरली कलर्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन जो La3+ और ल्यूटेटियम 3+ होते हैं उनका कोई कलर नहीं होता, मतलब वो कलरलेस है। इन ए सिंपल वर्ड, दे आर कलरलेस। ये क्यों होता है जान लो, ये क्यों होता है जान लो। ठीक है, मैं बता दूँ आपको, पहले मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड्स आर कलर्ड, whereas La3+ nor Lu3+ शो एनी कलर। ठीक है, ये कलरलेस होते हैं। ये क्यों होते हैं जान लो। ये देखो, La3+ का 4f0 होता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल जाता है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स, La का ये देख लो, मतलब 4f0 हो जाता है उसका कॉन्फ़िगरेशन। f क्या होता है, उसका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेता है लैंथेनम। ठीक है, लैंथेनम क्या करता है, जब 3+3 ऑक्सीडेशन दिखाता है तो उसका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी गेन करता है, इसके लिए उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता 4f में। ठीक है, और जो ल्यूटेटियम 3+ है उसमें क्या, फुल्ली फिल्ड होता है। फुल्ली फिल्ड मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। मेन जो आपका जो है, मतलब कलर जो कब शो करेगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, बॉन्डिंग होगा, तभी वो कलर शो करता है। लेकिन 4f के लिए क्या होता है, ये 4f0 है ना, मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। ल्यूटेटियम में क्या है, 4f14 है, फुल्ली फिल्ड है, इसके मतलब इसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं होगा। इसीलिए जो लैंथेनम +3 और ल्यूटेटियम +3 होता है, इनमें ये कोई कलर शो नहीं करता। ठीक है, ये कोई कलर शो नहीं करता। ठीक है, ये रीज़न आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बेसिकली कलर इज़ ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आप ज़रा ये वाला पार्ट आप ज़रा पढ़ लेना, तब आपको ये अच्छी तरह से समझ आएगा क्यों नहीं शो करते। ठीक है, तो अब देखो,
अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लो लैंथेनम के, ठीक है, लैंथेनम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लो। जैसे जो अर्लियर मेंबर्स है, मतलब कि ये देखो, जो अर्लियर मेंबर्स है वो कुछ कैल्शियम की तरह रिएक्टिव होते हैं, मतलब कैल्शियम की तरह बिहेव करते हैं, मतलब कैल्शियम तो बहुत रिएक्टिव होता है ना, तो उसकी तरह बिहेव करते हैं वो लोग का, मतलब सीरीज़ के, ये जो सीरीज़ होता है, उनको दिखाता हूँ तुम लोगों को। सपोज़ करो ये आप सपोज़ करो ये आपका सीरीज़ है, ये आपका सीरीज़ है। ये जो पहले के जो एलिमेंट्स है ना सीरीज़ के, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब ये रिएक्टिव होते हैं कैल्शियम की तरह। और क्या बोला है उसके बाद, लैंथन बट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज दे बिहेव मोर लाइक Al3। देखो बस जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है वैसे वैसे वो लोग +3 ऑक्सीडेशन शो करते हैं, मतलब एल्यूमिनियम की तरह शो करने लगते हैं, ठीक है, +3 शो करने, दैट इज़ दे टेंड टू अटेन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये कहाँ से तुमको समझ में आएगा, ये देखो तुमको यहाँ पर मिलेगा, मतलब देखो Ln जो है, Ln का रिएक्शंस देखो, Ln(x3) शो कर रहा है, मतलब एल्यूमिनियम जब हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करता है हैलोजेंस के साथ तो X3 प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पर देखो 3, ये सब +3, यहाँ पर ये सब +3 शो करेंगे, ये सब +3 शो करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और क्या बोला गया है, लैंथेनॉइड्स आर यूज्ड इन एलॉय प्रोडक्शन। एलॉय क्या होता है, मिश मेटल। ये जो मिश मेटल होता है ना, ये कंसिस्ट होता है लैंथेनाइड जो कि 95% होता है, और आयरन के, और इसमें आयरन भी रहता है 5% में, ठीक है। और कुछ और एलिमेंट्स होता है जैसे सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम जैसे, ठीक है, कुछ होते हैं, कार्बन, कैल्शियम। ये एक बात देख लो कि क्वाइट रिएक्टिव होते हैं, सिमिलर टू कैल्शियम। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज करता है दे बिहेव मोर लाइक Al, ठीक है। दैट इज दे टेंड टू अटेन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये देख लो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि लैंथेनॉइड आर यूज्ड इन एलॉय प्रोडक्शन। मिश्ड मेटल होता है, मिश्ड मेटल, लैंथेनॉइड, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा, मैं नोट्स तो प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को वैसे, ठीक है। नोट्स तो ऑलरेडी प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल में, आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर आपको सब चीज़ मिल जाएगा। तो अभी आ जाते हैं एक्टिनॉइड सीरीज़ में। लैंथेनॉइड सीरीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाता है, और कुछ मतलब ये जो ए ब्लॉक है ना, ये बहुत ही छोटा होता है, इसमें बहुत, मैंने पहले ही बता दिया होगा आपको कि इसमें ज़्यादातर कुछ नहीं होता है, बहुत कम चीज़ें होता है ए ब्लॉक में। अभी आ जाते हैं एक्टिनॉइड सीरीज़ में, एक्टिनॉइड में, ठीक है। एक्टिनॉइड में जो होता है ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि आप अगर देखो एक्टिन, थोरियम जो होता है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ठीक है, ये सब रेडियो एक्टिव होते हैं, क्यूरियम। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 5A 1 से 14, 6D और 7S होता है, ठीक है। ये क्यों, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इरेगुलरिटीज़ आपको दिखेंगे, ठीक है, इरेगुलरिटीज़ आपको दिखेंगे, क्योंकि और वो सिमिलर टू लैंथेनॉइड्स है, ठीक है, क्योंकि ये उनके स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि ये सारे स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, सब स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ अपने पेज, हाँ थोड़ा ही बचा है। क्यों होता है जनरली, ठीक है, देखो F0, F7 और F14, ठीक है, इनका स्टेबिलिटी मतलब देखो F0 तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है, ये हाफ फील्ड स्टेबल होगा, F14 फुल्ली फील्ड। तो इनका जो एनर्जी गैप होता है डिफरेंट मतलब
वैसे तो इरेगुलरिटी क्यों आता है देखो, मतलब 5f 6d 7s में बहुत ही कम एनर्जी गैप होता है, तो इलेक्ट्रॉन वैसे भी इधर उधर जंप करके स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं। उसके बाद देखो ये सब F0 अगर होगा इसका अलग तरह का स्टेबिलिटी होगा, F7 अलग तरीके से हाफ स्टेबिलिटी हो रहा है, फुल्ली फील्ड होगा तो वो अलग तरीके से स्टेबिलिटी दिखा रहा है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारे इरेगुलरिटीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो अभी आ जाते हैं आयोनिक साइजेस में, ठीक है। आयोनिक साइजेस में, आयोनिक साइज में जैसे आपको लैंथेनॉइड में देखा था लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर आपको सेम चीज़ मिलेगा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन लैंथेनॉइड के कंपैरिजन में यहाँ पर जो एलिमेंट टू एलिमेंट का जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये देख लो लैंथेनॉइड के कंपैरिजन में यहाँ पर एलिमेंट टू एलिमेंट देखो कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट एज 5f इलेक्ट्रॉन आर पोर इन शील्डिंग, ठीक है। 4f से भी ज़्यादा पोर शील्डिंग इफेक्ट होता है 5f के पास, इसीलिए आयोनिक साइज ज़्यादा डिक्रीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। ये देखो अक्रॉस द सीरीज जब जाते हो, अक्रॉस द सीरीज देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम्स, ठीक है, साइज ऑफ एटम्स। दिस इज ड्यू टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। यहाँ पर आयनिक साइज में और कुछ बताने के लायक नहीं है, मतलब और कुछ जानने का भी नहीं है, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीडेशन स्टेट में अब आप देख लीजिए यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो लैंथेनम में था वो +4 था, मतलब मैक्सिमम वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता था। लेकिन एक्टिनाइट सीरीज़ में वो +7 तक जाता है, +7 में कौन से एलिमेंट्स +7 शो करते हैं वो जान लीजिए, वो है नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, ठीक है। एक्टिनाइट सीरीज़ में वो +7 शो करता है, वो है नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, ठीक है। बट द मोस्ट, लेकिन एक्टिनाइट के लिए भी ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 होता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा आपको, वो है थोरियम, जिसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और ये सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो +4 है। एक्टिनियम का भी +3 है, क्योंकि वो तो जनरली डी ब्लॉक का एलिमेंट है, वो एक ब्लॉक में नहीं आता। सिंस कैरेक्टरिस्टिक ए ब्लॉक की तरह शो करता है, इसलिए उनको ए ब्लॉक में रखा गया है, ठीक है। अभी आ जाता है, तो देखो द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम +4 to +7, मतलब ये होता है आपका प्रोटेक्टिनियम से, ठीक है। प्रोटेक्टिनियम से, ये जो प्रोटेक्टिनियम से है ये नेपच्यूनियम तक +4 से +7 तक इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ करके, और फिर प्लूटोनियम से क्या होगा, वो डिक्रीज़ करने लगेगा। ये आप ये देख लीजिए, ये देखो, मतलब एक्टिनियम से मेनली 3-4 होगा, लेकिन जैसे प्रोटेक्टिनियम आएगा, प्रोटेक्टिनियम से क्या होगा देखिए, जनरली 5+5 आ रहा है, उसके बाद यूरेनियम का +6, नेपच्यूनियम में +7, फिर प्लूटोनियम से +7 होके ये क्या है, अमेरिकम से फिर +6, फिर क्यूरियम में +4 आ गया, फिर वैसे वैसे ग्रेजुअली डिक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपको क्या ये आपको समझ में आया है? आई होप ये आपको समझ में आ गया है। कितना कुछ मतलब ये बहुत ही इजी चैप्टर है डीएनए ब्लॉक, सिर्फ एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा और कहाँ पर क्या हो रहा है वो लॉजिकली समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देखिए, द रीज़न फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन एक्टिनॉइड इज ड्यू टू 5f 6d एंड 7s। क्या बोला था, 5f 6d और 7s का जो एनर्जी गैप होता है ना, वो बहुत ही मतलब कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन वैसे भी मतलब इधर उधर जंप करके चले जाएंगे। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी उनका अंतर आता है, ठीक है।
तो अभी आ जाता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक में। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में आपको क्या देखने को मिलेगा? जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले तो मैंने पहले ही बताया कि एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव एज वेल एज दे आर हाईली रेडियो एक्टिव। ठीक है, हाईली रेडियो एक्टिव। और आपको तो पता होगा ये एक चीज़ और, HCl के साथ मेटल्स, ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ HCl, ये आपको पता होगा कि HCl विल रिएक्ट विथ ऑल मेटल्स। लेकिन जो कॉन्सनट्रेटेड HNO3 है ना, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 है, वो मेनली जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं वो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर, ऑक्साइड का लेयर फॉर्म करता है। कॉन्सनट्रेटेड, ये देखो, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 विल फॉर्म ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। ठीक है, ये जान लीजिएगा, ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। अभी देखो, एक कॉम्पैरिजन है। ठीक है, कॉम्पैरिजन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कॉम्पैरिजन आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बोला गया है कि 5f इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, 5f इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिवली शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज देन 4f इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब क्या बोला गया कि 5f इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पोर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं 4f से। ठीक है, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है NCERT में, ये क्वेश्चन है कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको CBSE के बोर्ड्स में भी आएगा, काफ़ी बार आया है, एंड नीट में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है, क्यों ये होता है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो जान लीजिए, क्योंकि 5f ऑर्बिटल में जो है ना, वो उसका साइज़ बड़ा है, लार्जर साइज़ है, और वो ज़्यादा डिफ्यूज्ड होता है। डिफ्यूज मतलब अनयूनिफॉर्म साइज़ होता है। मतलब इसका क्या होता है, एक यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड एरिया होता है, मतलब स्पेरिकल होता है। लेकिन आप जब f ऑर्बिटल्स को देखेंगे वो बहुत ही डिफ्यूज्ड होता है, काफ़ी फैला हुआ, मतलब सब जगह पे ज़्यादा एक सेम अमाउंट ऑफ यूनिफॉर्म न्यूक्लियर चार्ज नहीं आएगा। इसके लिए वो क्या होता है, उसका शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो कम होता है। और 4f का तो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब ऑन कंपैरिजन विथ 4f 5f का मतलब शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। सो इट विल हैव पोर शील्डिंग इफेक्ट देन 4f। इसीलिए जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा होता है, एलिमेंट टू एलिमेंट। इसीलिए आपको जब एक और बात बता दूं कि सपोज ये चार्ट आप देख लीजिए एक बार, एक्टिनियम से क्यूडियम अमेरिकम तक। ठीक है, एक्टिनियम से अमेरिकम तक या क्यूडियम तक आपको जो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, या जो भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ जो भी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा, मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, या फिर साइज़ की बात करें, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, या कंपेयर करेंगे अगर हम लैंथेनॉइड से, तो देखा जाएगा कि अमेरिकम या क्यूडियम तक जो सारे कैरेक्टरिस्टिक वो पैरेलली सिमिलर होते हैं। अगर हम दोनों को एक कंपेयर करें तो सिमिलर देखा गया है। लेकिन क्यूडियम से जो होता है वो कुछ डिफ़र करने लगते हैं, क्यूडियम से जैसे जैसे बढ़ने लगेगा, क्यूडियम से ही वो कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एटॉमिक साइज़ बहुत कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया? ये मैं थोड़ा दगा देता हूँ। 5f इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिवली शील्डेड देन द 4f इलेक्ट्रॉन। ये ज़रा देख लेना, 5f ऑर्बिटल्स आर लार्जर एंड मोर डिफ्यूज्ड। ये सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आप लोग ज़्यादा ध्यान से पढ़ लीजिएगा इनको। ठीक है,
तो सब आखिरी टॉपिक एफ ब्लॉक का वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको दिया गया है कि जैसे जो पढ़ा गया मैंने पढ़ा है अभी सभी इधर है कि ए ब्लॉक मतलब डी ब्लॉक और ए ब्लॉक में जो एलिमेंट्स है वो किस में यूज़ होता है। बेसिकली एलॉयस आपको अभी पढ़ाया था मैंने कि एलॉयस में यूज़ होता है, जैसे कि कौन कौन से एलिमेंट, क्रोमियम, मैंगनीस, ये होता है क्रोमियम, मैंगनीस, निकेल, ये सब एलॉयस में यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद बैटरी के जो इंडस्ट्री में है ड्राई बैटरी सेल्स, ठीक है। ये देखो जो ड्राई बैटरी सेल्स होता है, ड्राई बैटरी सेल्स उनमें क्या यूज़ होता है, MnO2 मैंगनीस ऑक्साइड, मैंगनीस ऑक्साइड यूज़ होता है ड्राई बैटरी सेल्स में, ठीक है, ड्राई बैटरी सेल्स में। उसके बाद देखो जिंक, निकेल और या कैडमियम वो वैसे नॉर्मली बैटरी के इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, ठीक है। MnO2, जिंक, निकेल, कैडमियम ये सब बैटरी के इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं बैटरी के कंपोनेंट्स बनाने में। कॉइनेज मेटल्स मतलब एक टाइम राजा के समय में जो सोने का कॉइन होता था, फिर सिल्वर के, कॉपर के, तो इन कॉइन्स को बनाने के लिए तब के जो एलिमेंट्स लगते हैं उनको कहते हैं कॉइनेज मेटल्स। इनसे कॉइन बनाया जाता है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सब कॉइनेज मेटल्स हैं। उसके बाद आते हैं कि मैंने डी ब्लॉक में पढ़ाया था आपको कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ये बहुत ज़्यादा अच्छे कैटलिस्ट है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ मैंने पढ़ाया था ना डी ब्लॉक के। ये देखो याद आया कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़, ये यह सब जो सरफेस केमिस्ट्री का एड्जॉर्प्शन का जो पार्ट था मैंने पढ़ाया था, याद आया कुछ, वही है यहाँ पर जो कैटलिस्ट है। देखो कैटलिस्ट है, यूज्ड एज कैटलिस्ट मतलब क्या, V2O5 किस में यूज़ होता है, H2SO4 के मैन्युफैक्चर में, मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4, ठीक है, V2O5। ये क्या है भाई, देखो जिगलर कैटलिस्ट TiCl फॉर along with AlCH होल थ्राइस, TiCl फॉर along with AlCH3 होल थ्राइस, ये है जिगलर कैटलिस्ट। ये किस में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन। देखो पॉलीथीन के मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन के मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है। उसके बाद क्या आता है, हेबर्स प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, क्लास 10 में पढ़ा होगा शायद, ठीक है। हेबर्स प्रोसेस 11 में भी पढ़ा होगा आपने कि एमोनिया के मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है। हेबर्स प्रोसेस एमोनिया के मैन्युफैक्चर में, इसमें क्या यूज़ होता है, आयरन का कैटलिस्ट। आयरन कैटलिस्ट्स आर यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस क्या होता है, टू मैन्युफैक्चर एमोनिया, ठीक है, मैन्युफैक्चर एमोनिया। वेकर्स प्रोसेस क्या होता है, वेकर्स प्रोसेस इसमें क्या होता है, इथाइन से इथेनॉल बनाया जाता है। इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, PDCl2 यूज़ होता है। PD आपको पता है डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आपको एक क्विक रिकैप दिखा देता हूँ चैप्टर का, ठीक है। क्विक रिकैप देखो, क्विक रिकैप। एफ ब्लॉक जो होता है दो सीरीज़ में होता है, एक होता है लैंथेनॉइड, एक होता है एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड होता है 58 से 71 तक, ठीक है। लैंथेनॉइड 4F सीरीज़ होता है, और जो एक्टिनॉइड होता है वो क्या होता है, 5F सीरीज़, ठीक है। लैंथेनॉइड ग्रुप 3 पीरियड 6 में आता है, एक्टिनॉइड ग्रुप 3 ग्रुप 7 पीरियड 7 में आता है। और लैंथेनॉइड सीरीज़ में आते हैं, लैंथेनॉइड सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना नहीं पड़ेगा, वैसे ये याद रख लो कि 4F में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है, ये ठीक है। एटॉमिक साइज़ और आयनिक साइज़ के बारे में बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है, एफ का पोर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा आपको। ग्रेजुअली एटॉमिक साइज़ की इंक्रीज़ होने से आपको कॉन्ट्रैक्शन इन एटॉमिक साइज़ देखने को मिलेगा, मतलब आयनिक साइज़ जो होता है रेडियस छोटा हो जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 हो जाता है। ऑकेशनली कभी कभी +2 +4 भी देखा गया है, सीरियम का ये होता है, सीरियम
+4 से +3 जाता है, +4 में नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करता है, लेकिन +3 में जाना चाहता है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, क्योंकि रिएक्शन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, इसीलिए मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 0 से ज़्यादा होता है, इसलिए रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है और ये +3 में जाना चाहेगा। ठीक है, यही दिखाया मैंने। और सीरियम जो होता है +4 से +3 जाता है, इसका मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है, और इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और यूरोपियम जो होता है +2 होता है, मतलब +2 से +3 जाता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करने के लिए, इसका मतलब कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये देख लो। उसके बाद आता है लैंथेनाइड एंड नॉन रेडियो एक्टिव होता है, सिर्फ प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव होता है लैंथेनाइड सीरीज में। नियोडिमियम जो होता है बहुत ही ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ही हाई होता है, इसीलिए गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ये काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हार्डनेस होता है, जो हार्डनेस इंक्रीज़ करता है विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ट्राइवेलेंट जो लैंथेनाइड्स है वो जनरली कलर्ड होता है, एक्सेप्शन क्या है लैंथेनम 3+ और ल्यूटेटियम 3+, क्योंकि इनके पास लैंथेनम 3+ है, उनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करता है। और जो ल्यूटेटियम 3+ है उसका फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ऑर्बिटल होता है, इसके लिए कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसके लिए कोई बॉन्ड बनेगा या फिर एनर्जी गैप होगा, इसके लिए कोई भी उनके पास वेवलेंथ नहीं होगा। मतलब एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इक्वल्स टू hc/λ, तो लैम्डा मतलब वेवलेंथ कोई शो नहीं करेगा, इसका मतलब कलर नहीं दिखेगा कोई आपको। ठीक है, इसके बाद देखो जो मैंने बताया था सीरीज़ के पहले जो मेंबर्स है, पहले के जो ऊपर के जो सीरीज़ के मेंबर है वो काफ़ी रिएक्टिव होता है कैल्शियम की तरह, और जो जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगा एटॉमिक नंबर उनका बिहेवियर क्या होगा, एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करने लगेगा, इसका मतलब कि वो +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करना चाहेगा। ठीक है, द टेंड टू अटेन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लैंथेनाइड क्या होता है, एलॉय प्रोडक्शन में यूज़ होता है। एलॉय क्या है, मिक्स्ड मेटल है जो कि लैंथेनाइड से बनाया गया है, जिसमें लैंथेनाइड का 95% होता है और आयरन का 5% होता है, और कुछ और मेटल्स होते हैं जैसे सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। अब आता है एक्टिनियम के, यहाँ पर एक्टिनियम क्या होता है, सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं। एक्टिनियम सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं, इसका मतलब कि इनका जो केमिस्ट्री है इसके बारे में ज़्यादा चर्चित नहीं है। ठीक है, ज़्यादा चर्चित नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, 5f14 होगा, 6d होगा और 7s होगा। ठीक है, इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको इरेगुलरिटीज़ दिखेगा, क्योंकि जो स्टेबिलिटीज़ है वो F0, F7 और F14 के लिए, जो सबके लिए अलग अलग स्टेबिलिटी हो रहा है, इसके लिए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलेगा। आयनिक साइज वही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन ऑन द कंपैरिजन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये एलिमेंट टू एलिमेंट एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अब आते हैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर भी आपको +3 एज ए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा। हालांकि लैंथेनाइड में जहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 जा रहा था, यहाँ पर वो +7 जाएगा। नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम के ही +7 जाता है मैक्सिमम। थोरियम के पास ही सिर्फ +4 एज ए ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, बाकी सबके पास +3 एज ए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लेकिन थोरियम का वो +4 दिखाता है, उसके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +7 जाता है, पहले इंक्रीज़ करता है, मतलब कि प्रोटेक्टिनियम से नेपच्यूनियम तक इंक्रीज़ करता है, लेकिन फिर प्लूटोनियम से ग्रेजुअली डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है। ये डिक्रीज़ होता है क्योंकि 5f, 6d और 7s के जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही कम होते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है एक्टिनियम के, ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स होता है क्योंकि रेडियो एक्टिव है। HCl के साथ तो सभी मेटल्स रिएक्ट करते ही है, तो ये भी एक्टिनॉइड्स भी करेंगे। HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनाते हैं, इनमें भी वो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर फॉर्म करेगा। 5f इलेक्ट्रॉन्स और इनमें बहुत ही
मतलब शील्डेड होते हैं, मोर इफेक्टिवली शील्डेड होते हैं न्यूक्लियर चार्ज से, मतलब कि पोर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं 5f इलेक्ट्रॉन 4f से। तो इसके लिए एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एलिमेंट टू एलिमेंट ज़्यादा होगा लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है। अब आते हैं कुछ एप्लीकेशंस डी और एफ ब्लॉक के। MnO2 जो है वो बैटरी की इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं विथ अलॉन्ग विथ जिंक, निकल, कैडमियम। एलॉय बनाया जाता है क्रोमियम जैसे मैंगनीज, निकेल, ये सब यूज़ करके। कॉइनेज मेटल्स जैसे जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सब कॉइन्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते थे, कैटलिस्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं DNA ब्लॉक के एलिमेंट्स जैसे V2O5, TiCl4 अलॉन्ग विथ AlCH3 होल साइज, जिसे हम जिगलर कैटलिस्ट भी कहा जाता है। आयरन के कैटलिस्ट को हम हेबर प्रोसेस में यूज़ करते हैं। इथाइन से इथेनॉल बनाने के लिए हम लोग PDCl यूज़ करते हैं, जिसे हम वेकर प्रोसेस कहते हैं। तो यहीं पे हमारा जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जा रहा है। डी एंड ए ब्लॉक मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है आप लोगों का। इसके बाद मैं ऑर्गेनिक में जाऊंगा, एमीन स्टार्ट करूंगा। अगर टाइम मिलेगा इसके बीच में तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन सीरीज़ लाऊंगा, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मैं वो आपको करा दूंगा, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ए ब्लॉग बहुत ही छोटा चैप्टर है, फिर भी कम टाइम में कंप्लीट किया। थैंक यू गाइस। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो भाई, ठीक है। और कुछ नहीं बोलूँगा, यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। टाटा, बाय बाय।